हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेसिमल के बारे में। तो हम डेसिमल के बारे में सबसे पहले पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे और कुछ सवाल भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए, तो अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो डेसिमल को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटेड और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटेड। तो टर्मिनेटेड का मतलब होता है जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाए उन्हें हम टर्मिनेटेड कहते हैं। नॉन टर्मिनेटेड का मतलब जहाँ पर चीज़ें ख़त्म ना हो वहाँ हम नॉन टर्मिनेटेड कहते हैं। तो डेसिमल यानी कि पॉइंट वाली जो दशमलव पॉइंट वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ख़त्म होने वाली भी हैं और ना ख़त्म होने वाली भी है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूँ तो मैंने लिखा है 3.33333, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये 3 को मैं ख़त्म कर सकता हूँ और कैसे लिख सकता हूँ, 3.3 के ऊपर बार, ठीक है। इस तरह से मैं बार लगा सकता हूँ। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटेड है, यानी कि मैंने 3 इनको जो है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नॉन टर्मिनेटेड की अगर मैं बात करूँ तो नॉन टर्मिनेटेड क्या है कि जैसे मैंने लिखा है 3.4321689, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा है। तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटेड, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटेड का मतलब आप समझ गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटेड क्या है और टर्मिनेटेड क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटेड और टर्मिनेटेड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 2 मिनट मैं ज़रा पेजेस ले लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है। हाँ, अब जो टर्मिनेटेड है, ठीक है, जैसे कि ये टर्मिनेटेड है तो इसे मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, यानी भिन्न में बदल सकता हूँ, ठीक। अब कैसे भिन्न में बदल सकता हूँ, तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 3.3, ठीक है, 3.3 के ऊपर बार लगाया है, तो इसे भिन्न में बदलना है तो मैं ऐसे बदल सकता हूँ। पहले मैं पॉइंट हटाऊँगा, ठीक है, फिर पॉइंट के आगे जो चीज़ लिखी हुई है उसे मैं घटा दूँगा, फिर उसके बाद में जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने में 9 लगा दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/9, ठीक है। अब आप इसे करेंगे तो फिर से 3.333333 आ जाएगा। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और भी काट सकता हूँ मैं, 3 से काटूंगे 10 बार में, ये 9, यानी कि 10/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 10/3 क्या है आपका, ये आपका टर्मिनेटेड है, ठीक है। इसे ख़त्म किया जा सकता है और इसे भिन्न में भी बदला जा सकता है। तो जो टर्मिनेटेड होते हैं उन्हें आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो चीज़ें P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकें उन्हें आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए, अब आप ये भी समझ गए कि जो टर्मिनेटेड होता है वो टर्मिनेटेड रैशनल भी होता है, ठीक है। अब रैशनल की मैं बहुत बारीकी वाली चीज़ें आपको बताता हूँ जो कि आपको आगे की एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप कैसे पहचानें कि कोई नंबर रैशनल है या नहीं, तो जैसे कि यहीं देखिएगा, यहाँ पर लिखा था 30/9, ठीक है। तो और वहीं फिर मैंने इसको काट के लिखा 10/3, तो मैं कहूँ कि ये रैशनल है, तो आप कहेंगे नहीं, ये रैशनल नहीं है, ठीक है। रैशनल कौन सा है, ये है कटने के बाद, यानी कि रैशनल में कभी भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। रैशनल में दोनों ही जो है, यानी कि इनका HCF, रैशनल में जो है वो इन दोनों का HCF जो है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये अभी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है और 3 से ये भी कट रहा है, इसलिए ये रैशनल हल नहीं हो सकता। रैशनल कौन सा होगा, 10/3 होगा। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे चल के आपको इसमें हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, तो अब आगे की तरफ हम बात करते हैं, ठीक। अब नॉन टर्मिनेटेड की बात करूं तो नॉन टर्मिनेटेड को मैं P/Q के फॉर्म में नहीं बदल सकता हूं। क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पर रिपीटेड तो कुछ भी नहीं। अब ये मत सोचिएगा 6 और 3 रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब है एक सीक्वेंस में रिपीट होना, 4 6 7 4 6 7 4 6 7, इस तरह से जो है वो एक सीक्वेंस में रिपीट होना क्या कहलाता है, आपका रिपीटेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो किसी भी तरह की कोई भी रिपीटेशन यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए कि रिपीटेशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप इसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते
सकते, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका रैशनल नंबर, और जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके वो क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है, कि रैशनल और इरेशनल में आपको अंतर समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे की बातें करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि क्या √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो इसको क्या मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैं नहीं लिख सकता, तो मैं इसे क्या कहूँगा, इरेशनल नंबर कहूँगा, ठीक है। अब वहीं पर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं कहूँ √4 क्या रैशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे देखिए √4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 2 का स्क्वायर, और ये 2 से ये कट जाएगा रूट, तो इसलिए मैं √4 को 2 लिख सकता हूँ, और 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसलिए ये जो है वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो √4 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर कौन होंगे, जो कि रूट से बाहर ना आ सकें, वो कौन से होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, और जो रूट से बाहर आ जाए वो कौन से होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो अब आप बहुत ईजी वे में बता सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं कहूँ √3, ठीक है, √5, फिर उसके बाद √6, √7, ये सारे नंबर कौन से हैं, ये सारे नंबर जो हैं वो आपके रैशनल नंबर हैं, ठीक है। ये सारे नंबर सारे नंबर कौन से, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताइए क्या √4 इरेशनल नंबर है, नहीं, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट से बाहर आ सकता है। √9 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी बाहर आ सकता है। रूट जो है वो 16 ये भी रैशनल नंबर है, ये भी बाहर आ सकता है। तो जो रूट से बाहर आ सकते हैं वो रैशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं क्या पाई रैशनल नंबर है, नहीं, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नॉन रिपीटेड है। तो इसलिए आप याद रखिएगा जो पाई है वो पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। वहीं पर रैशनल नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर को आप कहेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये है परिमेय संख्याएं। तो आप ये समझ गए कि जिन्हें P/Q के फॉर्म में बदला जा सके, या जो नॉन टर्मिनेटेड, जो टर्मिनेटेड हों, और वो कौन से रहेंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटेड हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल में यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। अगर आप ये डेसिमल अच्छे से समझ गए तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है। चलिए अब अगर मैं कहूँ, जब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे जब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि आपके जो फर्स्ट चैप्टर है, जो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर को कैसे हम बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, और 1 या 2-3 वीडियो में हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। तो आपका रैशनल नंबर की अगर रियल नंबर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपसे HCF निकालने के तरीके पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, शायद बचपन में आपने किया भी होगा, कि मैं अगर आपसे कहूँ कि 16 और 12 का HCF निकालिए, तो आप इस तरह से करते हैं। 16 का करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे। फिर आप 12 का करते थे, तो 12 का कैसे करेंगे कि 2 6 की 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, फिर 3 एकम 3। फिर आप देखते थे कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ठीक है। फिर आप देखते थे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप कहते थे कि 2 × 2, या क्योंकि ये 2 यही कॉमन है, ये 2 नंबर, ठीक है। तो 2 × 2 यानी कि ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप क्या कहते थे, आप कहते थे कि जो 4 है वो 4 आपका क्या हो गया, 4 आपका HCF हो गया, ठीक है। 4 आपका क्या हो गया है, HCF हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से, है ना।
अब लेकिन यहाँ पर आपको HCF ऐसे नहीं निकाल रहा है, यहाँ पर आपको जो है HCF निकालना है, उसके लिए पूरी एक थ्योरम है, ठीक है। अब यूक्लिड थ्योरम इसे कहा जाता है। तो यूक्लिड थ्योरम एक्चुअल में है क्या, उस चीज़ को मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 25, ठीक है, और इस 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आप क्या कहेंगे कि 25 पंजे 4 से डिवाइड करूँ तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, यानी कि मैंने 6 बार में भाग दूंगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। ये आपने कहा, यानी कि आपका रिमाइंडर 1 आया। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे जो है वो 25 फिर से निकाल के बता दीजिए, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये जो 25 है ये 25 फिर से निकाल के बताइए, तो आप क्या कहेंगे। देखिए सिंपल सा है, इन दोनों का आप गुणा कीजिए, ठीक है, 4 × 6, और जो भी आपका उत्तर आता है आपने क्या किया, 4 × 6 किया, इनका गुणा किया, तो इनका गुणा करने के बाद में जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया है, 24, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 24 लिखा, और इस 24 में जो है वो आप शेषफल को जोड़ दीजिए, ठीक है। शेषफल आपका कितना आया, 1, तो आप 1 को जोड़ दीजिए, यानी कि 24 धन 1 बराबर कितना हो गया आपका 25 आ गया 25। तो किसी भी सवाल में आप इन दोनों का गुणा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जोड़ते हैं तो आपका उत्तर आ जाता है, ठीक है। अब इसके नाम दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वो भाज्य, भाजक, भागफल। अब देखिए यूक्लिड थ्योरम में इसका कहीं कोई यूजेज नहीं है, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि भाज्य है, भाजक है, और मैं ये बताना इसलिए भी पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजिंग होता है। ये बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ भी जाते हैं कि ठीक है, इन दोनों का आपने गुणा किया और इसको आपने जोड़ दिया, रिमाइंडर को आपने जोड़ दिया, तो आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही और तो 1-2 कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 35 में आपने 2 का भाग दिया, ठीक है, तो 2 का भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 2, ठीक है, बहुत सिंपल से बता रहा हूँ मैं। फिर 15, फिर 2 × 7 = 14, 17, ठीक है। अब बचा कितना, 1, तो आप 2 × 17 कर देंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इन दोनों का आप गुणा कीजिएगा, तो इन दोनों का आपने गुणा किया तो 2 × 17 हो गया, ठीक है। तो 34 हो गया। अब उसके बाद में जो भी 34 आया है, ठीक है, गुणा करने के बाद फिर आप इसको जोड़ दीजिए, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 34 + 1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, ये 35, यानी कि 35 आपका फिर से यहाँ पर आ गया। समझ में आया। तो किस तरह से ये लेकर आते हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब हम तो इसको आपको लिखना कैसे है, ठीक है, आपको लिखना बस इसी तरीके में है और कुछ नहीं करना कि 2 × 17 + 1, ठीक है, बस हो गया आपका काम, ठीक। अब मैं आपको सिखाता हूँ HCF लेना, ठीक है, वो यूक्लिड थ्योरम कैसे काम करती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई 2 नंबर दे दिया मैंने, एक आपको दे दिया 120, ठीक है, और दूसरा नंबर मैंने आपको दे दिया 11, ठीक। अब आपको इनका जो है वो HCF निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 120 में आप 11 का भाग देंगे, ठीक है। 11 का आपने भाग दिया तो यहाँ पर 11 × 11 बचा, ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1, फिर आ गया कितना, 10, ठीक है। अब आपका रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका यहाँ पर 10, ठीक है, और अब आप इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि अब क्या करना है आपको, ठीक है, तो रुकिए और दूसरे नंबर से करते हैं ताकि ज़्यादा इजी आप अच्छे से समझ पाएंगे ना। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 150 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5, क्योंकि मैंने इसलिए लेना चाहा, नहीं 5 नहीं, मैं ले लेता हूँ 14, ठीक है, या 12 ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो 150, अब मैंने 12 लिया तो 12 × 12 हो गया, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना बचा, 3, यहाँ पर ये 0 ले लिया, फिर 12 × 24, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा मेरा, रिमाइंडर यहाँ पर बचा है 6, ठीक है।
अब ये इतना ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। हाँ, तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से आप फिर सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 6 आ गया है, रिमाइंडर 6 आ गया है, तो ये जो 12 है, ये 12 उठकर कहाँ पर आ जाएगा, ये 12 उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 12 उठकर यहाँ पर आ जाएगा, अब 12 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करेंगे, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 0। अब जहाँ पर 0 उत्तर आ जाए वहाँ पर यूक्लिड थ्योरम ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो आखिरी में जो आया था वही आपका क्या है, वही आपका HCF है, यानी कि ये जो 6 है, ये 6 आपका क्या है, ये 6 आपका HCF है। समझ में आया? तो 6 आपका क्या है, 6 आपका HCF है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं? इतने में किसी को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी? चलिए तो आगे देखते हैं। 165 और उसके बाद में यहाँ पर मैंने 14 से भाग दिया, ठीक है। तो और देख लेते हैं, तो यहाँ पर 165, इसमें मैंने 14 से भाग दिया, तो 14 एकम 14, 1 हो गया। यहाँ पर बचा कितना, 2, 25, ठीक है। अब उसके बाद में फिर 14 से देंगे, तो 14 एकम 14, ये कितना बचा, 1 और 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 तो कटेगा नहीं है, रिमाइंडर आपका कितना है, रिमाइंडर आपका 11 है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ से फिर ये 14 को उठाया, और 14 को उठाने के बाद आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो आपने 14 को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो 11 बार में एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 3, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अब ये 11 को उठाएंगे और ये यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये 11 रख दिया, अब मैं इधर कर दे रहा हूँ अगले इसमें, ठीक। तो ये कितना था, 3, और उसके बाद में आपका 11। अब उसके बाद में इसमें करेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है। बच कितना गया आपका, 2 बच गया है, ठीक है, 2 बच गया। अब फिर आप करेंगे तो ये 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा फिर से, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो आपने 2 एकम 2, 1 बचा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 2, तो ये 2, 0 और, है ना। तो यहाँ पर आपका कितना आया, 1 जो है वो HCF आया। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो उसके जिससे आपने भाग दिया है वही आपका क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो जो स्टेप करी हैं बस उनको यहाँ पर लिखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या स्टेप करी, मैंने आपको जो बताया था ना इससे पहले कि भाई आपने यहाँ पर क्या किया, 14 और 11 का इंटू किया, 14 और 11 का इंटू करेंगे और इसमें जोड़ क्या देंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया था आपका, 11। ये हो गया एक स्टेप। फिर यहाँ पर आपने सॉल्व किया, तो 11 इंटू 1 करेंगे और इसमें जोड़ क्या देंगे, रिमाइंडर कितना आया था, 3, तो 3 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने क्या किया था, यहाँ पर आपने 3 इंटू 3 किया और रिमाइंडर कितना आया, 2, तो आपने 2 जोड़ दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका सॉल्व हुआ। फिर यहाँ पर आपने क्या किया कि 2 इंटू 1 किया और रिमाइंडर कितना आया आपका, 1, तो आपने 1 को जोड़ दिया। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने किया 1 इंटू 2 और रिमाइंडर कितना आया, 0, तो आपने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूक्लिड थ्योरम को करते हैं, ठीक है। और ये स्टेप आपकी किताब में लिखी रहती है, बुक में लिखी रहती है, लेकिन आपको यूक्लिड थ्योरम ये पूरी मेथड से करनी है और आखिरी में ये लिखना है। तो कंक्लूज़न आपका या सॉल्विंग क्या है, ये है, ठीक है। ये इतना आप अगर ये पूरी नहीं भी करते हैं तो भी आप अगर सिर्फ इतना इतना ये लिखते हैं तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, लेकिन ये कब लिख पाएंगे, जब आप ये पूरा करना सीखें, ठीक है। तो आई होप आप इतने अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, लेकिन मेरा पर्पस ये होता है कि आप पहले चीज़ों को समझें, ठीक है। आप जितने बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे उतने बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी
भी आपके डाउट हैं, जो भी समस्या हैं, वो बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में डालें। मैं डेली कमेंट्स बॉक्स पढ़ूंगा, ठीक है। और आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो दूसरे लेक्चर में आपके वो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और हम एक संडे के दिन एक सेशन भी रख लेंगे जिसमें कि हम डाउट सॉल्विंग का सेशन रख लेंगे, ठीक है। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा। यूक्लिड थ्योरम के और सवाल भी हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।